हाय, मैं हूं फौजिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज को। ध्यान देंगे उन बातों पर जो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की किताबों में तो हैं, लेकिन टीवी शो में गायब हैं, या फिर वो सीन्स जो टीवी शो में दिखाए गए हैं मगर किताबों में मौजूद नहीं हैं। तो शुरुआत करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 के पहले एपिसोड से, जिसका नाम है विंटरफेल। कहानी शुरू होती है नाइट्स वॉच के 3 रेंजर्स से जो बियॉन्ड द वॉल जा रहे हैं। किताबों में ये लोग ऑलरेडी कई दिनों से वॉल के नॉर्थ की तरफ होते हैं और तब इन पर व्हाइट वॉकर्स अटैक करते हैं। लेकिन टीवी शो में जिस दिन रेंजर्स कैसल ब्लैक के नॉर्थ की तरफ यानी बियॉन्ड द वॉल गए थे, उसी दिन उन पर व्हाइट वॉकर्स ने अटैक कर दिया था। अच्छा, किताबों में इन व्हाइट वॉकर्स को अदर्स कहा जाता है, लेकिन जो वाइल्डलिंग्स हैं या फिर ओल्ड नैन, इन्हें व्हाइट वॉकर्स कहती हैं। टीवी शो में हमें दिखाया जाता है कि विल बहुत सारे वाइल्डलिंग्स की बॉडीज को देखता हुआ है जिनकी हालत बहुत बुरी है, लेकिन किताबों में वो कहता है कि ऐसा लग रहा है ये लोग सोते हुए मर गए, जैसे कि ठंड में जमने से इनकी मौत हुई। किताबों में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इन वाइल्डलिंग्स को किसी खास पैटर्न में सजाया गया हो या अरेंज किया गया हो। अच्छा, टीवी शो और किताबों के व्हाइट वॉकर्स दिखने में कुछ अलग हैं। किताबों में इनकी स्किन व्हाइट होती है और इन्होंने एक हल्का सा आर्मर भी पहना होता है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन टीवी शो में उनकी स्किन ग्रे होती है और ऐसा लगता है कि जमी हुई स्किन है। चेहरा किसी स्कल के जैसा दिख रहा होता है। बाद के सीजन्स में इन्हें आर्मर पहने हुए भी दिखाया था, लेकिन ये ब्लैक था और इस पर किसी तरह की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। टीवी शो में व्हाइट वॉकर्स का हमें जो पहला अटैक दिखाया जाता है उसे गैरेड और वेमार रॉयस फेस करते हैं। इस दौरान विल आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहा था, बट किताबों में ये सीन कुछ अलग है। गैरेड कुछ दूरी पर हॉर्सेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, विल एक पेड़ पर चढ़ गया है और ऊपर से वाइल्डलिंग्स पर नजर रख रहा है और नीचे वेमार रॉयस अकेले ही व्हाइट वॉकर्स का मुकाबला करते हैं। किताबों में हमें 5 व्हाइट वॉकर्स के बारे में बताया गया है जो वेमार रॉयस पर हमला करते हैं। इनमें से एक के साथ उनका डुअल भी होता है, हालांकि थोड़ी देर बाद ही अदर्स का ये ग्रुप वेमर रॉयस को मौत के घाट उतार देता है। टीवी शो में इस दौरान बस 2 व्हाइट वॉकर्स होते हैं और वेमर रॉयस का कत्ल अचानक से होता है। अच्छा, इसी सीक्वेंस में विल को एक छोटी बच्ची भी दिखती है जो व्हाइट बन चुकी है, लेकिन किताबों में ऐसी किसी बच्ची का जिक्र नहीं है, बल्कि किताबों में वेमर रॉयस खुद एक व्हाइट बन जाते हैं। टीवी शो में हमें दिखाया जाता है कि गैरेड वो दूसरा शख्स होता है जिसे व्हाइट वॉकर्स मारते हैं और विल भाग जाता है, लेकिन किताबों में वेमर रॉयस का जो व्हाइट होता है वो विल का गला दबाता है, जबकि गैरेड भागने में कामयाब होता है और आगे चलकर नेड स्टार्क के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। किताबों में नेड स्टार्क अपने बेटे ब्रान से इस डेजर्टर यानी नाइट्स वॉच के गद्दार के बारे में बात तो करते हैं, मगर सिर्फ ये कि एग्जीक्यूशन उसका होना क्यों जरूरी है और नेड वो एग्जीक्यूशन क्यों कर रहे हैं। बाद में नेड कैटलिन को कहता है कि वो गद्दार जो भाग कर आया था आधा पागल था। उसके दिल में किसी बात का इतना गहरा डर बैठा हुआ था कि नेड को नहीं लगता कि उसे नेड की बातें समझ आ रही थीं। किताबों में एडवर्ड स्टार्क यानी नेड अपने बेटे ब्रान को बताता है कि जो इंसान मौत की सजा सुनाता है उसे ही तलवार भी चलानी चाहिए। वो कहता है कि अगर आपके हिसाब से किसी बात की सजा मौत होनी चाहिए तो उस इंसान को मारने वाले आप खुद ही होने चाहिए। कोई भी रूलर जो ये काम खुद नहीं करता और एग्जीक्यूशनर्स के पीछे छुपता है, वो भूल जाता है कि असल में मौत का मतलब क्या होता है। इस एपिसोड में विंटरफेल में होने वाले बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो किताबों में नहीं हैं। इस दौरान पूरी स्टार्क फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब हमें आर्या से मिलवाया जाता है तब वो ऑलरेडी एक अच्छी तीरंदाज होती है, लेकिन किताबों में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ तीर चलाना सीखना चाहती है। अच्छा, किताबों में थियॉन का कैरेक्टर जिस तरह से दिखाया जाता है वो बहुत ही बचकाना होता है। जब नाइट्स वॉच से भागकर आए गद्दार का एग्जीक्यूशन होता है और उसका सर लुढ़क जाता है, तब थियॉन उसको अपने पैर से किक करता है। इस सीन में जॉन स्नो को थियॉन की हरकत अच्छी नहीं लगती, जिससे हमें पता चलता है कि वो थियॉन को पसंद नहीं करता और ये भी पता चलता है कि थियॉन भी जॉन स्नो के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता। लेकिन टीवी शो में थियॉन और जॉन दोनों का जो रिलेशन है वो हेल्दी है। जब गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी शुरू होती है तब रॉबर्ट का रिबेलियन हो चुका होता है। रॉबर्ट्स रिबेलियन के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मौजूद होगा। तो टीवी शो में इस इवेंट के 17 साल बाद कहानी शुरू होती है, हालांकि किताबों में इस बात को सिर्फ 14 साल ही बीते हैं। इसीलिए स्टार्क फैमिली के जो बच्चे हैं उनकी उम्र भी अलग है। वो सब अपने किताबों के कैरेक्टर से 3 साल बड़े हैं। जैसे रॉब और जॉन 17 साल के हैं,
जबकि किताबों में वो 14 के थे। ब्रान की उम्र 10 साल है, किताबों में वो 7 साल का था। रिकॉन की उम्र 6 साल है, जबकि किताबों में वो 3 का है। वहीं सैंसा 11 की जगह 13 साल की है और आर्या 9 की जगह 11 साल की। उसी तरह से जो रॉयल फैमिली के बच्चे हैं यानी जॉफ्री, मार्सेला और टॉमन, इनकी भी उम्र बढ़ाई गई है। टीवी शो में डेनेरियस की उम्र भी बढ़ाकर दिखाई गई है। वो 16 साल की है, जबकि किताबों में उसकी उम्र 13 है। किताबों में जब स्टार्क फैमिली को डायर वुल्फ्स मिलते हैं तो वहाँ पर कोई स्टैग नहीं होता, बस डायर वुल्फ और उसके पपीज होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि किस जानवर ने इस डायर वुल्फ को मारा है। विंटरफेल से काफी दूर मौजूद किंग्स लैंडिंग में जब सर्सी लैनिस्टर और जेमी को दिखाया जाता है, वो सीन किताबों में नहीं है। शो में इसके जरिए ये लोग जॉन आयरन के बारे में बात करते हैं, जो उस वक्त हैंड ऑफ द किंग था और उसकी मौत हो जाती है। किताबों में जेमी और सर्सी के बीच जब ये कॉन्वर्सेशन होता है, ये वो वक्त होता है जब ब्रान इन्हें विंटरफेल में एक टावर के ऊपर देख लेता है। इस दौरान ये लोग जॉन आयरन की मौत के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और हमारे सामने इनका सीक्रेट आता है। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की किताबों में टारगेरियंस की आंखें वायलेट हैं। शो मेकर्स ने फिल्मिंग के दौरान इस कलर के लेंसेज यूज करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बहुत जल्दी इन्हें रियलाइज हो जाता है कि इसकी वजह से एक्टिंग में कुछ कमी आ रही है। आंखों से जो एक्सप्रेशंस बयान होते हैं वो कैच नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए शो मेकर्स ने कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने का आइडिया दिमाग से निकाल दिया। अच्छा, किताबों में टीरियन का जो अपीयरेंस है वो जैसा दिखता है वो अलग है। उसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं या फिर ऊपर भी लिंक है। किताबों में उसके पैर मुड़े हुए हैं, उसका माथा सूजा हुआ है, उसका चेहरा अंदर की तरफ धंसा हुआ है और आंखों का रंग एक दूसरे से अलग है। सर्सी लैनिस्टर अपने बच्चों के साथ जब विंटरफेल आती है तो किताबों में उसका जो व्हील हाउस है वो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि इसे चलाने के लिए 40 घोड़ों की जरूरत पड़ती है। ये इतना चौड़ा होता है कि कैसल के गेट को भी पार नहीं कर पाता। उसके व्हील हाउस को बाहर ही रुकना पड़ता है और क्वीन खुद चलकर अंदर तक आती है। हालांकि शो में इस व्हील हाउस को काफी छोटा दिखाया गया है, जो दरवाजे से अंदर तक आ जाता है। अच्छा, किताबों में टीरियन का जो इंट्रोडक्शन सीन है वो भी अलग है। उसे पहली बार जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर में दिखाया जाता है। हालांकि टीवी में हम टीरियन को पहली बार रॉस के साथ देखते हैं। किताबों में रॉस नाम का ये कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, हालांकि टीवी शो में हम इसे कई बार देखेंगे। बुक्स में रॉबर्ट बराथियन जब विंटरफेल की क्रिप्ट्स में जाता है तो वहाँ पर लियाना की स्टैचू के हाथ में कोई फेदर नहीं रखता। अच्छा, शो में कैटलिन, सैंसा और आर्या के बीच एक एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन जोड़ा गया है ताकि इनके कैरेक्टर्स और अच्छे से एस्टैब्लिश हो सकें। इसके अलावा और भी फैमिली मेंबर्स हैं, यहाँ काम करने वाले लोग हैं जिनका इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ सीन्स एक्स्ट्रा बनाए गए हैं। अच्छा, बुक्स में जब रॉयल फैमिली विंटरफेल आती है उनके साथ साथ ही बेंजन स्टार्क भी वहाँ पहुँचता है। हालांकि टीवी शो में वो रॉयल फैमिली के आने के बाद आता है, तब जब दावत शुरू हो चुकी होती है। अच्छा, टीवी शो में हमें दिखाया जाता है कि जॉन स्नो इस दावत में शामिल नहीं होता, वो अपने अंकल बेंजन से बाहर मिलता है। हालांकि किताबों में ऐसा नहीं होता, वो दावत का हिस्सा तो है लेकिन बस मेन टेबल पर नहीं बैठा जहाँ पर रॉयल फैमिली मौजूद है। अब क्योंकि वो एक बास्टर्ड औलाद है तो उसकी जगह भी अलग है, वो बाकी स्क्वायर्स और दूसरे नोबल बॉर्न बॉयज के साथ बैठा है। इस सिचुएशन में जॉन को एक्चुअली अच्छा ही लग रहा होता है। वो सोचता है कि अच्छी बात है, मैं उस मेन टेबल पर नहीं बैठा, मैं यहाँ पर जितनी चाहूँ उतनी शराब पी सकता हूँ। अगर मैं यहाँ नशे में कुछ उल्टी सीधी हरकत भी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ही बेंजन उसके पास आता है और हॉल के अंदर ही इनकी बातचीत होती है। अच्छा, इस दावत का जो सीन है वो भी जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। सो बेसिकली ये बेंजन, स्टार्क और टीरियन पर फोकस करता है क्योंकि इन्हीं लोगों से जॉन की बातचीत होती है इस दौरान। सो जो बाकी सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें सैंसा सर्सी से बातचीत करती है और आर्या सैंसा के ऊपर खाना फेंकती है, ये सब किताबों का हिस्सा नहीं है। अच्छा, किताबों में जब मिस्टर लुइन के पास एक खत आता है जिसमें जॉन आयरन की मौत से जुड़ी बात लिखी हुई है, तब वो एडवर्ड स्टार्क के रूम में जाते हैं। यहाँ पर कैटलिन उस वक्त नेकेड होती है और वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होती, बल्कि वो सोचती है कि मिस्टर लुइन ने उसके सारे बच्चों को डिलीवर किया है तो फिर उनसे कैसी शर्म। हालांकि शो में उसने एक स्लीपिंग गाउन पहना होता है। अच्छा, टीवी शो में लाइसा आयरन का जो लेटर है वो कोडेड नहीं होता और एक मैसेंजर उसे डिलीवर करता है, लेकिन किताबों में ये लेटर कोडेड है और एक बॉक्स के अंदर छुपा हुआ होता है। मिस्टर लुइन को पता नहीं होता कि ये लेटर उनके कमरे में किसने रखा है। अच्छा, दोबारा से नैरो सी के पार आ जाते हैं।
किताबों में डेनेरियस को जो मेयर यानी घोड़ी मिलती है वो सफेद नहीं होती, ग्रे होती है। हालांकि उसके बालों का रंग सिल्वर स्मोक होता है। किताबों में जोरा मॉर्मॉन्ट का लुक भी काफी अलग है। उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा है कि वो अनअट्रैक्टिव हैं, लेकिन शो में इस इंसान को हम बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव नहीं कह सकते। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब मैंने किताबें पढ़ी थी तब मुझे समझ में आया था कि खाल ड्रोगो का जो कैरेक्टर दिखाया है वो किताबों में एक्चुअली सेंसिटिव है। जब वो डेनेरियस से पहली बार मिलता है, उनकी शादी की पहली रात होती है, तो वो उससे बहुत प्यार से ट्रीट करता है और तब तक उसे मनाता रहता है जब तक वो उसे हाँ नहीं कह देती। लेकिन शो में कुछ ऐसे दिखाया गया है जैसे ड्रोगो को डेनेरियस की हाँ या ना से फर्क नहीं पड़ता और वो एक तरह से उसका रेप करता है। वापस आते हैं विंटरफेल। किताबों में नेड स्टार्क किंग रॉबर्ट बराथियन का हैंड ऑफ द किंग नहीं बनना चाहता। कैटलिन अपने पति को मनाती है कि उसे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो राजा को इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करना खतरनाक होगा। सो नेड न चाहते हुए भी हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि टीवी शो में कैटलिन इस बात से काफी डरी हुई होती है। वो नहीं चाहती कि नेड उसे छोड़कर किंग्स लैंडिंग जाए। उसे लगता है कि पुराना हैंड ऑफ द किंग मारा गया था। ऐसे में जो नया हैंड ऑफ द किंग बनेगा उसकी जान को भी खतरा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं। और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे अब वॉचरोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।